के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है और इसी एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है। ये हम तरतीब से स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी इज़ अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी शेप जो होगी वाई शेप होगी और इसके साथ साथ इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितने? इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और उस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे पास 2 चेन ऐसे होते हैं जो 2 चेन हमारे पास हैवी चेन होते हैं। 2 चेन आर हैवी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 2 चेन आर हैवी चेन। 2 चेन हमारे पास हैवी चेन होते हैं और इसके साथ साथ 2 चेन हमारे पास 2 चेन आर लाइट चेन। जब आप में 2 चेन हैवी हों और जब 2 लाइट चेन हों तो उस स्ट्रक्चर का नाम एंटीबॉडी उसका नाम एंटीबॉडी है। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। अभी मैंने बताया है कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर है, तो वाई शेप स्ट्रक्चर में 2 हमारे पास हैवी चेन होंगे, हैवी मतलब भारी चेन होंगे, और 2 हमारे पास लाइट चेन होंगे। अभी देखते जाएं इसकी स्ट्रक्चर को। ये मैंने ड्रा किया है लाइट चेन को। इसके साथ साथ ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, दिस 2 चेन आर हेवी चेन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं कि हेवी चेन कौन से हैं और लाइट चेन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए ईच चेन में जो भी चेन है, ये जो भी चेन है, ईच चेन, इस चेन में 2 रीजन है फर्दर। एक रीजन का नाम है वेरिएबल रीजन। एक रीजन का नाम क्या है? वेरिएबल रीजन। और दूसरे रीजन का हमारे पास नाम है कांस्टेंट रीजन। एक आपके पास क्या हुआ? एक आपके पास वेरिएबल रीजन हुआ और दूसरा आपके पास कांस्टेंट रीजन हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ईच चेन जो है, जोन सा भी चेन है, इसमें एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है। अभी वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाले जो रीजन है, दिस रीजन, इसको एक फ्रैगमेंट कहा जाता है। इसे कहा जाता है FAB रीजन। अभी FAB रीजन का मतलब क्या है? FAB रीजन का मतलब ये है कि ये हमारे पास F से आते हैं फ्रैगमेंट। ये एक ऐसा फ्रैगमेंट है। AB से आता है एंटीजन बाइंडिंग। ये हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है कि जो भी हमारे पास जो भी ख़तरनाक दहशतगर्द आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो इस रीजन के साथ फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन के पास क्या होगा? फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन के साथ वो अटैच होगा। अभी ये एंटीजन का ईपी टॉप है। ये एंटीजन का जो ईपी टॉप है वो डायरेक्ट अटैच होगा किसके साथ? वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन के साथ अटैच होगा। राइट? यहाँ पर एक लिंकेज बन जाता है। इस ये जो चेन बताया था हेवी चेन, इसके दरमियान यहाँ पर हमारे पास एक लिंकेज बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं डाई सल्फाइड ब्रिज। डाई सल्फाइड ब्रिज जो 2 हेवी चेन है इनके दरमियान बन जाता है, इसे डाई सल्फाइड ब्रिज कहते हैं। और हैवी और लाइट चेन के दरमियान भी ये डाई सल्फाइड ब्रिज मौजूद है। ये डबल कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान हमारे पास डाई सल्फाइड ब्रिज कहा जाता है। अभी देखें यहाँ पर FAB जो रीजन है, FAB रीजन, FAB रीजन में हमारे पास क्या आता है? FAB रीजन में हमारे पास वेरिएबल रीजन। इट इज़ यहाँ पर जो रीजन है ये कौन सा रीजन हुआ? ये कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, constant region of heavy chain and some part of constant region of light chain। तो यहाँ पर हमारे पास variable and constant रीजन जिसके साथ फ्रेगमेंट अटैच होगा, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी या हीवी एंड लाइट चेन।
कहानी समझ आ रही है कि नहीं? देखें, यहाँ पर हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल रीजन में जो चेन है उसमें दो रीजन है, एक वेरिएबल रीजन है और दूसरा कांस्टेंट रीजन है। ये वाला जो रीजन है ये लाइट चेन का हमारे पास जो रीजन है ये कौन सा रीजन हुआ? दिस रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा ये हमारे पास लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन हुआ। तो कांस्टेंट रीजन ये वाला हो गया, कांस्टेंट सेगमेंट ये वाला हो गया। अभी वेरिएबल रीजन की मैं बात करूं तो वेरिएबल रीजन की मैं अगर बात करूं तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? दिस रीजन इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। तो अभी ये वाला जो रीजन है ये वाला कांस्टेंट रीजन, तो यहां पर जो फ्रेगमेंट अटैच है इसका नाम क्या होगा? FC फ्रेगमेंट। What is the meaning of FC? फ्रेगमेंट, कांस्टेंट फ्रेगमेंट। वो फ्रेगमेंट जो क्या हो, कांस्टेंट रीजन हो, जो चेंज ना हो, उसे क्या कहते हैं? FC फ्रेगमेंट और कांस्टेंट फ्रेगमेंट। ये आगे हमारे पास यूज़ होगा किस में? ये कॉम्प्लीमेंट बॉन्डिंग में यूज़ होगा। वो एंटीजन बॉन्डिंग में हो रहा था, C से फॉर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप कांस्टेंट फ्रेगमेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग भी करता है। दिस विल परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग करेगा और उसके साथ साथ ये जो कांस्टेंट रीजन है ये हमारे पास मैक्रोफेजेस की बाइंडिंग भी करेगा। अभी कैसे करेगा वो फिर हम तरतीब से देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल रीजन, ये जो कांस्टेंट रीजन है ये तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन जो पाया जाता है हेवी और लाइट रेंज में, इसमें छोटे छोटे स्मॉल, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल 3 पार्ट्स। इसके अंदर स्मॉल 3 पार्ट्स मौजूद हैं, छोटे छोटे 3 पार्ट्स मौजूद हैं। जिन 3 पार्ट्स को क्या कहते हैं? उन 3 पार्ट्स को हम कहते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन का क्या मतलब? हाइपर वेरिएबल रीजन का ये मतलब है कि ये 3 पार्ट, ये छोटे छोटे 3 पार्ट जो हैं, ये हाइपर वेरिएबल रीजन जो बनाते हैं, ये छोटे छोटे 3 पार्ट हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं? द स्मॉल हाइपर रीजन विल प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिक एंटीजन हमारे पास बना देते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ये हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी का साइड बता देते हैं कि ये वाली एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए है, ये इसके लिए नहीं है। लेट्स सपोज एक ए एंटीजन आई है तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या चाहिए? ए चाहिए। अगर बी एंटीजन आया है तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या चाहिए? बी चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है? वो हाइपर वेरिएबल रीजन पे डिपेंड करता है। अभी हाइपर वेरिएबल रीजन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिसिटी, ताकि स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करे। इनके दरमियान बिटवीन 2 हेवी चेन के दरमियान में बता चुका हूँ ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जोन सा ये रीजन बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसका नाम हमारे पास है हिंज रीजन। हिंज रीजन किसे कहते हैं? जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है 2 हेवी चेन के दरमियान, इसे हम क्या कहते हैं? हिंज रीजन कहते हैं। याद रहे कि जो हमारे पास FC पोर्शन है, जो हमारे पास कौन सा पोर्शन हुआ? जो हमारे पास FC पोर्शन है, ये क्या होता है? ये पोर्शन चेंज होता है। ये हर इम्यूनोग्लोबुलिन में चेंज होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G में अलग होगा, A में अलग होगा, M में अलग, E में अलग और D में अलग। लेकिन याद रहे तो ये जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनमें क्या हो गया? FC पोर्शन चेंज है, लेकिन FAB पोर्शन क्या होगा? सेम होगा। सेम FAB पोर्शन है लेकिन FC पोर्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। अभी हम कहते हैं कि ये तो वेरिएबल रीजन, ये तो कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का। अभी इस कांस्टेंट रीजन पे 2 मैंने साइड बताए थे कि ये क्या करता है? बाइंडिंग, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग भी करता है और इसके साथ मैक्रोफेजेस की बाइंडिंग भी करता है। अभी कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग का पोर्शन कौन सा है? मैक्रोफेजेस बाइंडिंग का पोर्शन कौन सा है वो देखते हैं। लाइट चेन के बारे में हमें पता चल गया कि इसके दो फॉर्म होते हैं। इसके 2 चेन, लाइट चेन में हमारे पास कांस्टेंट रीजन होता है, राइट? तो कांस्टेंट रीजन में हमारे पास एक ये वाला फ्रेगमेंट हो गया, ये तो FC पोर्शन हो गया, राइट? ये दूसरा फ्रेगमेंट हो गया।
अभी यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, जो कांस्टेंट रीजन का सेकंड पार्ट है, इसका नाम है, इसे हम कहते हैं CH2, और ये पार्ट जो है इसे हम कहते हैं CH3। सेम इधर भी होगा लाइट चेन का। ये यहाँ पर हमारे पास वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, प्रोवोहेंजो और बाकी आ जाते हैं। तो यहाँ पर CH2 में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर CH2 साइट, द CH2 साइट इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट। यहाँ पर हमारे पास जितने भी कॉम्प्लीमेंट है, C3 है, C3b, C4 है, C5 है, ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट अटैच होगा, इसका नाम क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट। अभी बिटवीन मैक्रोफेजेस यहाँ पर जो है CH3 जो पोर्शन है, ये CH3 पोर्शन इज मैक्रोफेजेस बाइंडिंग साइट, मैक्रोफेजेस बाइंडिंग साइट। तो ये हमारे पास मैक्रोफेजेस बाइंडिंग साइट हुए, और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के दरमियान आपके पास एक साइट आएगी, और उस साइट में क्या होगा, उस साइट में आपको पता होना चाहिए कि उस साइट में हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है। और ये पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या करता है, पॉलीसेकेराइड जितने भी पैथोजन हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द माइक्रोब्स, या अट्रैक्ट करेगा माइक्रोब्स को। तो ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट हुआ, और ये हमारे पास मैक्रोफेजेस बाइंडिंग साइट हुआ। इसके दरमियान पॉलीसेकेराइड हुआ, जो क्या करता है, जो माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करता है ताकि उस पर एक्शन परफॉर्म करें। यहाँ पर हमारे पास एंटीजन अटैच होगा, यहाँ पर हमारे पास FC रीजन में बता चुका हूँ कांस्टेंट रीजन है। ये आगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट और साथ साथ FC फ्रेगमेंट हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ मैक्रोफेजेस के साथ भी अटैच होगा। अभी अगर बात करें किसकी, हमारे पास एंटीबॉडी की फंक्शन की, एंटीबॉडी के कौन कौन से फंक्शन हैं जो ये एंटीबॉडी परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। फंक्शन की बात करें, सबसे पहला जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन करेगा। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट के थ्रू हमारे पास एनी इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो ऑप्सोनाइजेशन हमारे पास करते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन G है। इम्यूनोग्लोबुलिन G क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, इम्यूनोग्लोबुलिन G हमारे पास बाइंड हो जाता है पैथोजन के साथ। ये पैथोजन है, इस पैथोजन के साथ हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड टू व्हाट, इट बाइंड टू पैथोजन। ये हमारे पास पैथोजन के साथ बाइंड हो जाता है। जो ये पैथोजन के साथ बाइंड हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन G बाइंड हुआ, और उस पैथोजन के साथ बाइंड होने के साथ साथ इधर से पैथोजन के साथ बाइंड हुआ, इधर से ये अटैच हो जाता है इस साइट के थ्रू, इस साइट के थ्रू हमारे पास मैक्रोफेजेस से, सही। तो मैक्रोफेजेस से भी बाइंड हो गया और पैथोजन के साथ भी बाइंड हो गया, बाइंड हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या कहते हैं, जब इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा पैथोजन मैक्रोफेज के साथ बाइंड हो जाए तो इस प्रोसेस को सिंपल ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। नंबर 2, दूसरा जो फंक्शन है ये हमारे पास एंटीबॉडी का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। किसको न्यूट्रलाइज करता है यार, एंटीजन जो आया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास बाबा जी है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, SSC का कमांडो है, SSG का कमांडो है। SSG का कमांडो क्या कर रहा है, SSG का कमांडो ये कर रहा है कि ये अपने एक तरफ तो किसके साथ बाइंड हुआ, ये एक तरफ पैथोजन के साथ बाइंड हुआ, पैथोजन को भी बाइंड कर देगा, और ये हमारे पास बाइंडिंग FAB का फाइंडिंग फ्रेगमेंट है, उसके ज़रिए से पैथोजन को बाइंड कर देगा, और ये इस पैथोजन को कहेगा कि ना ना आपने यहाँ से हमारे पास जो भी एपिथेलियल सेल है, जो भी टिश्यू है उधर तक नहीं जाना। तो इसके इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सेकेंड इज़ न्यूट्रलाइजेशन, फर्स्ट इज़ ऑप्सोनाइजेशन, थर्ड वन की मैं अगर बात करूं, बात की जाए तो थर्ड जो फंक्शन है हमारे पास किसका, थर्ड जो हमारे पास फंक्शन है किसका एंटीबॉडी का, वो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन।
कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब ये है, ये कहानी है कि कॉम्प्लीमेंट को ये एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? ये एंटीजन है, एंटीबॉडी है, यहाँ पर अटैच हुआ किसके साथ? पैथोजन के साथ। यहाँ पर ये एफसी सेगमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट सेंटेंट, ये हमारे पास मैक्रोफेजेस का सेगमेंट है। जो ही एंटी के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पर एंटीजन के साथ अटैच होने के साथ तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट साइट जो है, ये जो कॉम्प्लीमेंट साइट है ये क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट साइट बिकम एक्टिव। ये एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के साथ ये कॉम्प्लीमेंट साइट हमारे पास स्टेप वाइज प्रोसेस हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में देखते हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस से ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनाएगी, उसका नाम है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स किससे बना होता है? ये C5b, C6, C7, C8 और C9 से बना होता है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाएगी। जो ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाया, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स सीधा जाएगा ये इस पैथोजन पर, और ये इस पैथोजन के बाहर जाने के साथ ही उसकी लाइसिस कर देगा, ख़त्म कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और उसकी क्या कर देगा? इट विल परफॉर्म लाइसिस ऑफ व्हाट? दिस बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स ने इसकी क्या कर दी? इसकी लाइसिस कर दी, राइट। तो आगे हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो हो गया। इसके बाद हमारे पास कंप्लीट अभी आपको सिनारियो पता चल गया है कि कैसे हमारे पास एंटीबॉडी का फंक्शन है और कैसे हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट क्या है? ऑप्सोनाइजेशन करता है और ये बाइंड कर देता है। इस ऑप्सोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन उसे बचाता है कि वो इन्फेक्ट ना करे। थर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन उसके बाद फिर इसकी लाइसिस कर देगा। उसके बाद अभी हम थोड़ा बहुत इसकी जेनेटिक्स के बारे में आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास एंटीबॉडी के कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन से जेनेटिक्स हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीन्स को इफेक्ट करते हैं। और फिर हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन की कुछ आइसोटाइप्स है, डिफरेंट आइसोफॉर्म में आता है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं।